आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। कैमूर जिले के मोहनिया अनुमंडल के डीएसपी फैज अहमद खान को पुलिस हेडक्वार्टर ने सस्पेंड कर दिया और डीएसपी के ऊपर महिला दारोगा के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है। कैमूर एसपी ललित मोहन शर्मा ने महिला डिप्टी कलेक्टर के नेतृत्व में टीम गठित कर पूरे मामले की जांच करवाई थी और जांच में मामला सही पाया गया और इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने डीएसपी को निलंबित कर दिया है। ये मोहनिया डीएसपी हैं फैज अहमद खान जो कि निलंबित कर दिए गए हैं। ये वो लेटर आपको हम दिखा रहे हैं और महिला दारोगा के साथ उत्पीड़न से जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें फैज अहमद खान को निलंबित किया गया है। गृह विभाग ने एसडीपीओ को सस्पेंड किया है। महिला से यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ ये मामला है। सरकार ने आज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मोहनिया के डीएसपी फैज अहमद खान को निलंबित कर दिया है। डीएसपी पर आरोप है कि उन्होंने अपने एक मातहत काम करने वाली महिला दरोगा के साथ यौन उत्पीड़न किया है। पुलिस मुख्यालय ने उन्हें सस्पेंड करने की अनुशंसा की थी और गृह विभाग ने आखिरकार अधिसूचना जारी कर दी। दरअसल इस पूरे मामले में महिला दारोगा ने कैमूर के एसपी से शिकायत की थी, जिसके बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई थी। इस कमेटी में महिला थाना के थानाध्यक्ष के अलावा एक एडीएम स्तर की महिला पदाधिकारी भी शामिल थी। इसके बाद इस पूरे मामले में जांच की गई और जांच के बाद एसपी को अनुशंसा की गई कार्रवाई के लिए। एसपी ने इस जो जांच रिपोर्ट थी उसको शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा के पास भेजा और कार्रवाई की अनुशंसा की। इसके बाद शाहाबाद के डीआईजी ने इस पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय से जो डीएसपी हैं उनको तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करने और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की अनुशंसा की। पुलिस मुख्यालय ने आखिरकार इस पूरे मामले में फैसला लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया है। अब जो डीएसपी हैं, आरोपी डीएसपी हैं, उनको अटैच कर दिया गया है पटना जोनल आईजी के ऑफिस से और वे सस्पेंशन के दौरान इसी कार्यालय से संबद्ध रहेंगे। हालांकि एक बात और है कि कैमूर में इस तरीके का यह कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी जो तत्कालीन डीएसपी थी निर्मला कुमारी, उन्होंने कैमूर के एसपी रह चुके पुष्कर आनंद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कैमूर पुलिस अधिकारियों के यौन उत्पीड़न को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। इस पूरे मामले में आखिरकार आज कार्रवाई हो गई है और अब इस पूरे मामले में जब विभागीय कार्रवाई शुरू होगी तो जो डीएसपी हैं फैज अहमद खान, उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उन पर आरोप था कि एक महिला सब इंस्पेक्टर के साथ फोन पर अश्लील चैट करते थे, उसे लगातार परेशान करते थे, उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजते थे और उसे प्रताड़ित करते थे। जांच टीम ने जांच के दौरान यह भी पाया था कि महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा जो भी आरोप डीएसपी के ऊपर लगाया गया है वह 100% सही है। इसके बाद उन्हें आज निलंबन की सजा दी गई है। देखना होगा इस पूरे मामले में अब विभागीय कार्रवाई चलेगी और विभागीय कार्रवाई में क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। लेकिन एक बड़ा मैसेज बिहार सरकार की तरफ से अपने पदाधिकारियों को कि अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वो किसी भी सूरत में गलत व्यवहार न करें। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के बीजेपी सांसद और कई बड़े नेताओं के साथ बैठक की है। राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के सरकारी आवास पर केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे और सभी नेताओं से काफी देर तक बातचीत की है। दिल्ली के खान मार्केट इलाके में विवेक ठाकुर का आवास है और अमित शाह की बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव से भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है। बिहार बीजेपी के सांसदों की एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई। इस वक्त में मैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर के आवास के ठीक बाहर हूं और यहां पे देखा जा सकता है कि यहां पर कई जो नेता जो है अब यहां से निकल रहे हैं और जिस तरह से अगर बात करें तो यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे और जिस तरह से साल 2024 को लेकर जो किस तरह से तैयारियां करनी है, किस तरह से बिहार में अपने पार्टी को और मजबूत करना है और क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम मसलों को लेकर एक आज बातचीत हुई है। और हालांकि आज जिस तरह से बातचीत हुई, बैठक हुई और इसके साथ साथ बीजेपी के उन तमाम नेताओं से भी केंद्रीय गृह मंत्री जो है उन्होंने बातचीत किया और तमाम चीजों को समझने का प्रयास किया कि बिहार में और क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या वहां पर मूल जो वहां की जो तमाम मसले हैं यहाँ पे देखा जा सकता है। तमाम जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ से अब निकलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री
अमित शाह यहाँ से पहले निकल चुके हैं। इसके साथ साथ जेपी नड्डा जो है वो भी आए थे और बीजेपी से जुड़े हुए तमाम जो नेता यहाँ पर आकर के बिहार से जुड़े तमाम रणनीति पे चर्चा की और निश्चित तौर पे बीजेपी इस बात को भी लेकर आगे अपनी तैयारी कर रही है। जैसा कि हमारे सूत्र बताते हैं कि साल 2024 में किस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान में और बेहतर प्रदर्शन करना है, इसके लिए पार्टी के अंदर में उन तमाम नेताओं को से बातचीत की गई और कहा जा सकता है कि इस मसले पर थोड़ी देर के बाद नेताओं के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारियां भी साझा की जाएंगी कि किन किन मसलों को लेकर चर्चा हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। 2024 के महासंग्राम में केंद्र की सत्ता से बीजेपी को उखाड़ फेंकने की रणनीति पर चर्चा के लिए कल दिल्ली में एनडीए गठबंधन की चौथी बैठक है और हाल ही में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद हो रही इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। इस बैठक में शामिल होने के लिए घटक दलों के नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल की बैठक में 27 राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे और सीट शेयरिंग, ज्वाइंट कैंपेन के साथ ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन की बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंच गए और इसके साथ ही बिहार की सियासत में हलचल तेज है। वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि पहले विपक्ष अलग अलग बिखरा था, सीएम नीतीश के प्रयास से अब सब पार्टियां एकजुट हुई। अगर सब मिलकर लड़े तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। सही बात है कि पहले विपक्ष अलग अलग बिखरा हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से और पहल से ये सभी पार्टियां एकजुट हुई और उसकी बैठक पटना में हुई और एक तरह से ये सर्वसम्मत राय बनी कि हम लोग सब मिलकर चुनाव लड़ें और ये भी सभी लोग आश्वस्त थे कि अगर सब मिलकर लड़े तो भाजपा का जीतना किसी हाल में मुमकिन नहीं है। इसीलिए सब लोग एक साथ आए हैं और उसके बाद से बैठकों का दौर चल रहा है। चौथी बैठक कल दिल्ली में हो रही है। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी की जन स्वराज पदयात्रा और उसकी पदयात्रा को जोड़ते हुए कहा कि वे लोग बड़े आदमी हैं, इसलिए 6 महीने में भारत की यात्रा कर ली, जबकि 15 महीने में वे सिर्फ बिहार के 12 जिले ही घूम पाए। प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी रोड पर चलते हैं जबकि वे गांव में घूमते हैं। राहुल गांधी बहुत बड़े आदमी हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए पदयात्रा कर रहे थे, अपने लिए पदयात्रा कर रहे थे और 6 महीने, ठीक बात है, 6 महीने में उन्होंने पूरे भारत की यात्रा करी। हम बहुत छोटे आदमी हैं, हमारे पास दल भी नहीं है और हम 15 महीना से पैदल चल रहे हैं और हम कुल जमा 12 जिले में 40-45% बिहार ही घूम पाए। तो निश्चित तौर पर फर्क है। राहुल गांधी जी रोड पर चलते हैं, हम लोग गांवों में चलते हैं। डीएमसीएच गेस्ट हाउस में शराब पार्टी मामले में जांच जारी है और इसी बीच बेंटा थाने में एक नामजद और कई अज्ञात लोगों पर एक केस दर्ज किया गया है। डीएमसीएच गेस्ट हाउस से बरामद हुई शराब की जांच की जा रही है। साथ ही जिस कमरे से शराब बरामद हुई वो डॉक्टर सलीम का कमरा था, उनके नाम से भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। संज्ञान में आया है, उस डिफरेंट सोर्सेज से वीडियो में आए गए फैक्ट को संकलित करके उस पर जांच पड़ताल की जा रही है। जो चेहरे हैं उन्हें पहचानने का और उसके बाद उन्हें सत्यापित करने की प्रक्रिया की जाएगी। हाँ, बेता थाना में एक कांड दर्ज हुआ है। डीएमसीएच गेस्ट हाउस में शराब रिकवर्ड हुई है, बरामद हुई है, उसे सीज किया गया विधिवत कर सीज करने के बाद शराब बरामदगी पर जो केस होता है वो केस दर्ज कराया गया बेता थाना में। कुछ अज्ञात लोग हैं और कमरा, जिस कमरे में शराब की बरामदगी हुई है वो डॉक्टर सलीम जो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए आए हुए थे, संभवतः उनके नाम से बुक है, तो फिलहाल उनके नाम से कांड दर्ज किया गया है। डीएमसीएच में डॉक्टरों की शराब पार्टी के बाद सियासत तेज हो गई। विपक्ष के साथ सरकार अपने लोगों के भी निशाने पर है। मटिहानी से जेडीयू के पूर्व विधायक नरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ बोगो सिंह ने सरकार पर हमला बोला है। बोगो सिंह ने कहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों में सफल है, जमीनी हकीकत है कि लोगों के बेड तक शराब पहुंच रही है। कागज पर शराबबंदी है। आप अपने जनरल नॉलेज को कुछ थोड़ा खपत कीजिए और आप अंदाज कीजिए, अभी आप बेगूसराय में बैठे हुए, झारखंड से, पंजाब से, हरियाणा से शराब बेगूसराय पहुंच गया।
बिहार बॉर्डर कैसे टपा, और बॉर्डर से टप के मुजफ्फरपुर आया, 50 गो थाना टप के बेगूसराय में ट्रक खाली हो रहा है और बेड पर शराब पहुंच रहा है। आप कह रहे हैं बिहार में शराब बंद है, कागज पर बंद है, सच्चाई यही है। गोपालगंज के बहुचर्चित पुजारी मनोज गुप्ता हत्याकांड में एसआईटी ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक प्रेम प्रसंग में ब्लैकमेलिंग के शिकार होने पर युवती और उसके घर वालों ने मिलकर पुजारी की हत्या कर दी। हत्या में शामिल 2 महिला समेत 3 लोगों को एसआईटी ने गिरफ्तार किया है, जबकि हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू, रस्सी, दुपट्टा और मोबाइल को भी बरामद कर लिया। डीआईजी ने बताया कि मनोज गुप्ता का गांव की युवती के साथ प्रेम प्रसंग था। युवती की शादी होने के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगा, जिससे परेशान होकर युवती ने अपने घर वालों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची। अनुसंधान में यह पाया गया कि मनोज कुमार शाह का एक गांव की ही युवती के साथ अवैध संबंध था और प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उस युवती की शादी कहीं अन्यत्र हो गई थी मार्च महीने में, जिसके बाद से मनोज कुमार शाह उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे और उस लड़की को फ़ोन करके जो पहले का फोटो और वीडियो था उसको वायरल करने की या उसके पति को देने की बात कर रहे थे। इसी प्रतिशोध में उस युवती के द्वारा अपने भाई और कुछ अन्य लोगों के सहयोग से मनोज कुमार शाह को बुलाकर उनको अपने घर पर ले जाकर 3-4 दिन रखा गया और उसके बाद से उनकी हत्या कर दी गई। गोपालगंज में पुजारी मनोज गुप्ता हत्याकांड में खुलासे पर बीजेपी ने सवाल उठाए। बीजेपी विधायक रामेश प्रवेश राय ने कहा कि पुलिस सक्रिय रहती तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। वहीं पुजारी को केयर टेकर बताने की बात पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए। भगा देता था, वह लापता युवक को खोजने का कोई प्रयास नहीं किया। 6 दिन 7 दिन तक वहाँ का थाना प्रभारी पुलिस बताए तो कि अगर केयर टेकर थे तो पुजारी कौन था, जरा बताएं तो डीआईजी साहब बताएं, एसपी साहब कि फिर पुजारी कौन था। वही लड़का कई महीनों से लगातार वहाँ पूजा पाठ करता था और शंकर भगवान की सेवा करता था। अब पुलिस क्या कर रही है, पुलिस तो मनगढ़ंत कहानियाँ बना रही है, उस कहानी पर हम लोगों को कोई विश्वास नहीं है। ऐसे एक आदमी को भी गिरफ्तार किए बिना एक महिला को अचानक से खड़ा कर दिया जाता है और उसके बयान पर अपना ये लोग केस करके और प्रेस को संबोधित कर देता है। 10 तारीख से और 16 तारीख तक पुलिस अगर संवेदनशील रहती तो निश्चित रूप से एक पुजारी का हत्या होने से बचाया जा सकता था। दूसरी बात, पुलिस कह रही है कि पुजारी का सर्टिफिकेट और इनको पदस्थापन करने का इनका अधिकार नहीं है। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में हुई पुजारी मनोज गुप्ता की हत्या के मामले में डीआईजी विकास कुमार ने जांच की है। घटनास्थल पर जांच करने के बाद पुलिस पर हमला करने वाले, जिप्सी में तोड़फोड़ करने वाले बीजेपी नेताओं समेत 300 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। माझा थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव के बयान पर पुलिस पर हमला करने और NH-27 को जाम कर अगजनी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में मृतक के भाई और बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक शाह समेत 30 लोगों को नामजद किया गया और 300 अज्ञात लोगों को अभियुक्त बनाया गया। ऑलरेडी अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें जो भी दोषी हैं सीसीटीवी का भी सहारा लिया जा रहा है, तो जो भी दोषी अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कुछ संख्या भी सामने आया, कितने लोगों पे एफआईआर होगा अज्ञात या नाम है? वो तो संख्या सीसीटीवी के माध्यम से और चिन्हित किया गया है। ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में सीबीआई ने पूर्व एमएलसी और एलजेपी नेता हुलास पांडे समेत 8 पर चार्जशीट दाखिल की है। 1 जून 2012 को आरा में ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या हुई थी। सीबीआई ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में जिन लोगों को अभियुक्त बनाया है उनमें अभय पांडे, नंद गोपाल पांडे उर्फ फौजी, रितेश कुमार उर्फ मोनू, अमितेश कुमार उर्फ पांडे उर्फ गुड्डू पांडे, प्रिंस पांडे और बालेश्वर पांडे और मनोज राय उर्फ मनोज पांडे का नाम शामिल है। वहीं सीबीआई की चार्जशीट पर हुलास पांडे का कहना है कि हत्याकांड को 10 साल बीत गए। अब इस मामले में नाम आना राजनीतिक षड्यंत्र की तरफ इशारा करता है। हुलास पांडे ने एलजेपीआर संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। काम किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता। आज लगभग 2012-13 की ये घटना है।
और 2023 हो गया। 10 वर्षों के बाद हमारे नाम का जुड़ना अपने आप में यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है। प्रत्येक गांव के लोगों से मिलिए, आरा शहर में घूमिए, वहां जाके लोगों से मिलिए, तो सच्चाई आपको पता चल जाएगा कि वहां गांव गिराव और शहर के लोग क्या चर्चा कर रहे हैं। अब जो सीबीआई को करना था उन्होंने अपना काम कर दिया और सीबीआई से हमारा कोई विरोध नहीं। मैंने अपना इस्तीफा मैं संसद 21 दिसंबर को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भागलपुर आएंगे। 22 दिसंबर की सुबह संघ प्रमुख महर्षि मेही आश्रम जाएंगे, जहां 6 घंटे तक उनके रुकने का कार्यक्रम है। यहां वो संत हरिनंदन बाबा से मुलाकात कर उनके हाल चाल की जानकारी लेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करने वाले हैं। मोहन भागवत के आगमन को लेकर महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट में अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। वो Z+ प्रोटेक्टिव हैं और उनका जो भी सुरक्षा के जो मानक हैं उनका हम लोग पालन करेंगे। और जो टीम आती है ASL करने के लिए, पटना से भी टीम आएगी और उनके द्वारा जो भी उनका कार्यक्रम स्थल है, रूट्स हैं, सभी चीज़ों का अवलोकन किया जा रहा है। और जो हमारी टीम है, DSP साहब हैं, सिटी SP साहब हैं, उनके द्वारा भी सभी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है। अभी हम हैं कुप्पा घाट में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है संत सेवी परमहंस जी महाराज की 104वीं जयंती जो है 20 तारीख को मनाई जानी है। वहीं 21 तारीख को इसको लेकर जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत जो है 21 तारीख को भागलपुर पहुँचेंगे और 22 तारीख को वो मेही आश्रम में यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर उनका सन्यासियों से जो है मुलाकात करने का पूरा प्रोग्राम है। यहाँ 2 से 3 घंटे वो रहेंगे। यहाँ के हैं सर से हम बात करते हैं। सर, क्या प्रोग्राम है और किस तरह तैयारी की जा रही है? नहीं, हम लोगों के स्तर से जो है पूज्य सरसंघ चालक जी के आगमन को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। वो 22 दिसंबर को 9:30 बजे यहाँ आएंगे और 3:30 तक 6 घंटे यहाँ रहेंगे। 3:30 बजे उनका प्रस्थान है। मुख्य रूप से उनका आगमन यहाँ के पूज्य साधु सन्यासियों के से विचार विमर्श वार्ता को लेकर के है और हमारे जो पूज्य आचार्य श्री हैं उनके दर्शन और उनका कुशल क्षेम जानने के लिए वो आ रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है संघ प्रमुख आएंगे और 6 घंटे तक उनका यहाँ पर कार्यक्रम है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है और लगातार जो है पुलिस यहाँ पर आकर जो है हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि इनके प्रोग्राम को लेकर जो उनको Z+ सुरक्षा दी गई है उसके अनुसार जो है प्रोटोकॉल के तहत जो है यहाँ पर सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा और शांतिपूर्वक सारे कार्यक्रम को करवाने की किया जाएगा। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। कल सदन का बहिष्कार विपक्ष करने वाला है। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कार्रवाई का विपक्ष बहिष्कार करेगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, इंडी गठबंधन इसका बहिष्कार करने वाला है। तो दिल्ली से बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे कल की कार्रवाई में, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। और कल सदन का बहिष्कार विपक्ष करेगा। और देखते हैं हेडलाइंस।